कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025 और हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं कानूनी दुनिया की वो हलचल जो आपको जाननी जरूरी है। फोकस रहेगा पिछले 2 दिनों यानी 20 और 21 अक्टूबर की टॉप खबरों पर। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक काफी कुछ हुआ है पिछले 48 घंटों में। चलिए इन चुनिंदा खबरों की गहराई में उतरते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आजकल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हो रही है और अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। एक पीआईएल आई है जो डीप फेक और जो प्रतिरूपण मतलब इम्पर्सनेशन होता है उससे निपटने के लिए एआई के रेगुलेशन की मांग कर रही है। ये तो लगता है वक्त की जरूरत है ना? जी बिल्कुल। ये जो टेक्नोलॉजी और कानून के बीच एक तरह की रेस चल रही है ना, ये उसका साफ उदाहरण है। मतलब डीप फेक जैसी चीजें कितना नुकसान कर सकती हैं, किसी की इमेज, आवाज गलत इस्तेमाल हो सकता है। हाँ वो तो है, पर्सनल लेवल पर भी और बड़े स्केल पर फेक न्यूज फैलाने में भी। बिल्कुल। और जो हमारे मौजूदा कानून हैं जैसे मानहानि के या फ्रॉड के, वो शायद इन नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार न हो। तो क्या मतलब है इसका? बिल्कुल नए कानून चाहिए एआई के लिए या पुराने वालों में ही बदलाव से काम चलेगा? ये देखिए, ये एक बड़ी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल स्पेसिफिक एआई लॉज चाहिए जो इसके बनने से लेकर इस्तेमाल तक सब कंट्रोल करे। दूसरे कहते हैं कि नहीं, जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को थोड़ा वाइडली इंटरप्रेट करके लागू कर सकते हैं। अच्छा, तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आना मतलब अब इस पर एक नेशनल लेवल पर डिस्कशन शुरू होगा। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर। हाँ ये तो बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर है जो अधिकारों से जुड़ी है, खासकर जो हाशिए पर समुदाय हैं। ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम 2019, इसको लेकर कोर्ट ने कुछ चिंता जताई है और कहा है कि इसमें कुछ कमियां हैं, केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। जी, ये देखा था कि सिर्फ कानून बना देना वो पहला स्टेप है, असली चैलेंज तो उसको जमीन पर उतारने में है। ट्रांसजेंडर समुदाय को आज भी मतलब समाज में स्वीकृति से लेकर नौकरी और बेसिक सुविधाओं तक बहुत दिक्कतें आती हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना एक तरह से ये पक्का करने की कोशिश है कि कानून सिर्फ कागज पर ना रहे, सच में लोगों को ताकत दे। और शायद इसी से जुड़ा एक और मामला भी है। एक ट्रांस वुमेन टीचर थी जिन्हें उनकी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे का आदेश दिया है। हाँ, वो वाला मामला। ये बिल्कुल उसी 2019 के एक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई आप जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है। बिल्कुल, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये सिर्फ उस टीचर के लिए न्याय नहीं है, ये पूरे LGBTQ+ समुदाय के लिए एक बड़ा संदेश है। सही कहा, वर्कप्लेस इक्वालिटी के लिए जरूरी। जी, एम्प्लॉयर्स के लिए भी एक कड़ा मैसेज है। अच्छा, वर्कप्लेस की बात हुई तो एक और पहलू है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है, वो है कोर्ट के अपने परिसर में सुविधाएं। कहा है कि गंदे वॉशरूम्स मतलब अस्वच्छ शौचालय ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये सुनने में शायद थोड़ी छोटी बात लगे, पर इसका क्या महत्व है? नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका महत्व बहुत गहरा है। देखिए, न्याय तक पहुंच का मतलब सिर्फ कोर्टरूम में बहस करना नहीं होता। अगर कोर्ट बिल्डिंग में ही बेसिक इंसानी जरूरतें पूरी ना हो, साफ टॉयलेट, पीने का पानी, बैठने की जगह, हाँ वो तो है, तो ये तो आने वाले लोगों के लिए, वकीलों के लिए, यहाँ तक कि कोर्ट स्टाफ के लिए भी एक तरह से अपमानजनक है और ये पूरी न्याय की प्रक्रिया को ही मुश्किल बनाता है। अच्छा, कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट से जोड़ा है। ये प्रशासन और सरकार को सीधा मैसेज है कि भाई जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो, ये आपकी जिम्मेदारी है। सही कहा, ये ईज ऑफ एक्सेस टू जस्टिस का अनदेखा पहलू है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है कि अगर कोई जीवन साथी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसे गुजारा भत्ता यानी एलिमनी नहीं मिल सकता। इस पर तो काफी चर्चा हो सकती है। हाँ, ये एलिमनी के कानून की एक महत्वपूर्ण व्याख्या है। देखिए, गुजारा भत्ते का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि उस पार्टनर की मदद की जाए जो शादी टूटने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रहा आर्थिक रूप से। हाँ, जो जरूरतमंद हो। बिल्कुल, ये कोई सजा या इनाम नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बात मजबूत की है कि अगर कोई पार्टनर खुद सक्षम है, कमा रहा है, तो वो दूसरे से एलिमनी नहीं मांग सकता। इसका शायद मकसद ये भी होगा कि बेवजह के मुकदमे कम हो। हाँ, और कानून का गलत इस्तेमाल रुके। ये एक तरह से जरूरत पर आधारित सिद्धांत को पक्का करता है।
ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट से ही एक और मुद्दा है जो आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से काफी आम हो गया है, पर्सनालिटी राइट्स का। अक्षय कुमार के डीप फेक हटाने का आदेश आया है। पहले भी हमने देखा साधुगुरु, कुमार सानू और अभी हाल में चिरंजीवी के मामलों में भी ऐसे आदेश आए। ये पर्सनालिटी राइट्स आखिर है क्या चीज? पर्सनालिटी राइट्स मतलब किसी जाने पहचाने व्यक्ति का अपनी पहचान, जैसे नाम, फोटो, आवाज, सिग्नेचर, इन सब के कमर्शियल इस्तेमाल पर कंट्रोल रखने का अधिकार। अच्छा। आसान भाषा में कहे तो कोई दूसरा बिना इजाजत के आपकी पहचान यूज करके पैसा नहीं कमा सकता। और आजकल ये एआई और डीफेक के जमाने में तो और भी रेलेवेंट हो गया है। हाँ। क्योंकि किसी की भी मिलती जुलती आवाज या वीडियो बनाना कितना आसान हो गया है। तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए ही है क्या? नहीं, देखिए, कानूनी तौर पर तो ये अधिकार हर इंसान का माना जाता है, अपनी पहचान पर कंट्रोल। लेकिन हाँ, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल और जो केसेस कोर्ट में आते हैं वो ज्यादातर सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर्स के होते हैं, क्योंकि उनकी पहचान की एक कमर्शियल वैल्यू है। बिल्कुल, जिसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो कोर्ट के ये जो फैसले आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जुडिशरी इस डिजिटल युग की चुनौतियों को समझ रही है और लोगों की पहचान बचाने के लिए कदम उठा रही है। सही है जी। ये तो हुई अधिकारों की बात, लेकिन अदालती प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल पर भी कोर्ट सख्त हो रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में फैक्ट्स छुपाकर स्टे मतलब इंजंक्शन लेने की कोशिश करने पर एक लिटिगेंट पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 50 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी संदेश है। कोर्ट हमेशा कहते हैं कि जो भी अदालत में आए वो साफ हाथों से आए, मतलब पूरी सच्चाई बताए, कुछ छुपाए नहीं। हाँ। अगर कोई जानबूझकर फैक्ट्स छुपाता है, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो ये जुडिशियल प्रोसेस का सीरियस मिसयूज है। 50 लाख का जुर्माना दिखाता है कि कोर्ट ऐसे बर्ताव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और शायद दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेगा। हाँ बिल्कुल, और इससे कोर्ट का कीमती वक्त भी बचता है। अब प्रक्रिया की बात चल रही है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने भी एक नोटिस जारी किया है भारतीय और विदेशी लॉ फर्मों के बीच जो अनधिकृत सहयोग हो रहा है उस पर। इसका क्या मतलब है लीगल प्रोफेशन के लिए? देखिए, भारत का जो लीगल मार्केट है वो धीरे धीरे विदेशी फर्मों के लिए खुल रहा है। तो BCI जो हमारे यहाँ वकालत के पेशे को रेगुलेट करती है, वो ये पक्का करना चाहती है कि ये सब नियमों के दायरे में हों। अच्छा। मतलब फॉरेन फर्म्स और इंडियन फर्म्स कैसे कोलैबोरेट कर सकती हैं, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या लिमिट्स होंगी, उसको लेकर क्लैरिटी लाने की एक कोशिश है। ये नोटिस शायद उसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। हाँ, जो विदेशी फर्मों के आने और उनके काम करने को लेकर जो बहस चल रही है। जी, ताकि इंडियन वकीलों के हितों की भी रक्षा हो सके। समझ गया। ये तो कुछ मुख्य बातें थी। कुछ और खबरें भी हैं जिन पर शायद जल्दी से बात कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, मतलब खुद ही संज्ञान लिया है, खासकर जो बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं उन मामलों पर। ये डिजिटल अरेस्ट क्या चीज है? ये एक नई किस्म की साइबर ठगी है। इसमें फ्रॉड करने वाले खुद को पुलिस, CBI या कोई और सरकारी अफसर बताकर लोगों को फोन करते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी सीरियस केस में फंसे हैं और आपकी डिजिटल अरेस्ट हो गई है। अरे बाप रे। और फिर केस रफा दफा करने के नाम पर पैसे मांगते हैं। बुजुर्ग लोग आसानी से डर जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। हाँ, ये तो खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट का खुद संज्ञान लेना इसकी गंभीरता दिखाता है। उम्मीद है इससे जांच एजेंसियों पर एक्शन लेने का प्रेशर बनेगा। हाँ बिल्कुल। और एक खबर मद्रास हाई कोर्ट से है कि मुस्लिम और ईसाई जोड़ों को भी बच्चा गोद लेने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पालन करना होगा। इसका क्या असर होगा? की बात है तो बच्चे की भलाई सबसे ऊपर है और इसके लिए सबको, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, इसी कानून की प्रक्रिया माननी होगी। तो ये पर्सनल लॉ पर सेक्युलर कानून को प्राथमिकता देता है बच्चों के मामले में। जी बिल्कुल, कम से कम बच्चों से जुड़े मामलों में तो यही स्थिति है। ठीक है, तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे अहम कानूनी सुर्खियां और उनका विश्लेषण। एक बात तो साफ दिख रही है कि अदालतें आजकल टेक्नोलॉजी से लेकर पर्सनल राइट्स और सोशल जस्टिस तक कई नए और जटिल मुद्दों से निपट रही हैं। बिल्कुल, और इन सब मामलों में एक धागा जो बार बार नजर आता है वो है इंडिविजुअल राइट्स पर बढ़ता हुआ फोकस। चाहे वो AI के दौर में प्राइवेसी और पहचान का अधिकार हो, ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति का सम्मान से जीने और नौकरी पाने का अधिकार हो, हाँ। या फिर किसी आम नागरिक का साफ सुथरे माहौल में न्याय पाने का अधिकार हो। अदालतें इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत बनाने की कोशिश कर रही हैं। धोखाधड़ी से बचाव हो या गुजारा भत्ता का सही इस्तेमाल, हर जगह व्यक्ति के अंदर में है। ये तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है। हाँ।
जैसे हमने एआई और डीप फेक की बात की या ये डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध देखे, क्या हमारा जो मौजूदा कानूनी ढांचा है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो इन नई तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? क्या हमें कानूनों में बड़े बदलाव की जरूरत है या शायद एक बिल्कुल नए डिजिटल कोड की? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है शायद। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, कानून उतनी तेजी से नहीं बदल पाता। ये एक सच्चाई है। हाँ, मौजूदा कानून कई बार कम पड़ जाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से कानूनों को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, उनकी नई तरह से व्याख्या करने की, और शायद कुछ मामलों में बिल्कुल नए रेगुलेशन बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। इसमें लेजिस्लेचर, जुडिशरी और समाज सबको मिलकर काम करना होगा। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको इन विश्लेषणों से कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए नए बिंदु मिले होंगे। अगले अपडेट के लिए बने रहें।